Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Students, we were doing the important ideas of environment, and so far we have done environmental determinism and environmental possibilism, and we have seen also the criticism about that. Now the topic is very familiar to you all, as it is almost like environmental determinism. So it is about the elements of environment. So today we will discuss the elements of environment. Okay, elements of environment. We will discuss the factors of physical environment, and we will also discuss the factors of non-physical environment. यानी माहौल के अवामिल हम पढ़ेंगे। माहौल के अवामिल दो तरह से हम देखेंगे। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट यानी कुदरती माहौल को मुतासिर करने वाले अवामिल कौन से हैं, कुदरती अवामिल कौन से हैं, और कुदरती माहौल को मुतासिर करने वाले गैर तबई अवामिल कौन से हैं, तबई या कुदरती अवामिल जिन्हें हम कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फैक्टर्स ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट, एंड इट इंक्लूड physical features and their location. First is physical features like mountains, plateau, plains, oceans, rivers. Then we will discuss climate, natural vegetation, animals, soils, and above all we will also discuss the factor of location only. So in this lecture we will discuss the physical features first of all, then we will discuss the other factors. पहले हम सबसे तबई अवामिल को पढ़ लेते हैं, और जो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन का फैक्टर भी है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमारे लिए तबई अवामिल को जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कुदरती अवामिल जो हैं वो कौन से हैं जो माहौल को मुतासिर करते हैं। उसमें पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, दरिया, समंदर और ये डेज़र्ट, और ये सारे फीचर्स आपके इसमें आ जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल the physical features which we are going to discuss is mountains. Mountains are very important factor of environment, because in mountainous area the landform is very change, and the activities of the people are always very change if we compare to the plain areas. तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जो सरगर्मियां हैं और जो उनका रहने का अंदाज़ है वो प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और पहाड़ एक ऐसा लैंडफॉर्म है कि जो ज़मीन से बहुत बुलंद होता है। ये हमने अपनी फ़िज़िकल जोग्राफ़ी में भी पढ़ा था पहाड़ की तारीफ़ में, कि ज़मीन से प्लेन एरिया से या सतह समुंदर से ऊंचे हिस्से को और एक तकरीबन 3000 फुट बुलंद एरिया को और एक तरफ से ढलान रखने वाले एरिया को हम माउंटेन कहते हैं। So it is difficult to live over there or to have some activities on that due to the rugged topography. You know that on mountains the life is very difficult. So we will see what impact they have on the people. अब हम देखते हैं कि पहाड़ों की ज़िंदगी पे इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर डालती हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहाड़ जो हैं वो उनकी जो टोपोग्राफ़ी है वो बड़ी रफ़ होती है। वहाँ पर कुछ भी उगाना या रखना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर रॉकी सॉइल मिलती है और एकदम से ही जो सॉइल है वो एक तरफ से झड़ना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूटेबल नहीं होती हैं कि किसी भी इंसान के रहने के लिए। तो इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें आबादी बनिस्बत मैदानों के
कम नज़र आएगी। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमें बड़ी लिमिटेड सी नज़र आएंगी। दे कैन नॉट ग्रो द क्रॉप्स, दे कैन ग्रो द क्रॉप्स ओनली अ सर्टन एरिया, नॉट अ वेरी ह्यूज एरिया। दे ओनली हैव सब्सटेंसिव फार्मिंग, नॉट इंटेंसिव फार्मिंग। यानी छोटे छोटे टैन से बना के उस पर ये एग्रीकल्चर कर लेते हैं, और इसके अलावा ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर ज़राअत नहीं हो सकती। फिर हमें यहाँ पर जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, इसके पहाड़ों की स्लोप्स पे हमें दरख्त बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ट्रीज़ आर वेरी huge form in the mountains. If we have rainy mountains, then we will have rainforest also there. अगर पहाड़ों पर बारिश हो, खुश्क पहाड़ ना हो, तो फिर वहाँ पर हमें घने जंगलात भी मिलते हैं, कॉनिफरस ट्रीज़ और कॉनिफरस फॉरेस्ट यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पाइन फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये सारे हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो जब यहाँ पर दरख्त होंगे, सो डेफिनेटली देयर विल बी बर्ड लाइफ ऑल्सो, एंड देयर विल ऑल्सो बी सम बेनिफिट्स वी कैन गेट फ्रॉम द ट्रीज़। यानी दरख्तों से जो हम फ़ायदे उठा सकते हैं वो फिर इन एरियाज़ में उठाए जा सकते हैं। सो इन माउंटेनियस एरियाज़ बिसाइड्स ट्रीज़ people usually grow tea, coffee. The areas are suitable for that due to the terrain land। यानी टेरेस की तरह पे टेरन बना के, जैसे सीढ़ियाँ हम कहते हैं, सीढ़ियों को ज़रा मज़ीद चौड़ा कर लिया जाए तो वहाँ पर कॉफ़ी और चाय के बागात वगैरह लगाए जा सकते हैं कल्टीवेशन के हवाले से। या यहाँ पर हमें दरख्तों की फॉर्म में अखरोट, खुबानी, नट्स वगैरह के जो दरख्त हैं वो हमें यहाँ पर बकसरत मिलते हैं। Then we have animals, cattle and sheep can graze on slopes too steep or for plowing. We have grass over the mountains, so animals can easily graze over that. So above tree lines, grasses grow and are used as pasture. So animals can easily rear over there. Milk giving capacity, cattle, wool, these things are available on the mountains। यानी अगर ट्रीज़ भी वहाँ पर ना हो, ट्रीज़ के अलावा अगर हम बात करें खुश्क पहाड़ों की, यहाँ पर बारिश नहीं होती, सो दे हैव द ग्रास ओवर देयर। तो ग्रास की वजह से वहाँ पर जानवरों को आसानी से पाला जा सकता है। वहाँ पर क्लाइमेट इस चीज़ की इजाज़त देता है कि स्पेशली शीप, यानी भेड़ बकरियाँ जो हैं ख़ास तौर पर ये पाली जा सकती हैं। अब शीप और इनसे वी ऑलरेडी नो कि हम इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। इनका गोश्त, दूध वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इनकी खालें इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद mountain provide the economic backwardness. We will not see here that the economically mountainous area is very developed or high or very advanced। यानी हम ये नहीं कह सकते कि माउंटेनियस एरियाज़ जो हैं वो बड़े एडवांस होते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि दीज एरियाज़ आर वेरी बैकवर्ड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक due to the although we have resources over there, but due to labor force it's difficult to provide the labor force over there or put the heavy machinery on the mountains is a very difficult task. So that's why the mountainous areas are backward. So these areas just provide herding and lumbering. Lumbering means to cut down the trees for economic purpose or for home purpose or for other things also। यानी इसकी कंजप्शन सिर्फ दरख्त काटना, हर्डिंग के तौर पर हम कर सकते हैं, जानवर पाल सकते हैं, या लंबरिंग कर सकते हैं, दरख्तों को काट सकते हैं और इनको सिर्फ हम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। वी कैन नॉट पुट द मशीनरी ओवर देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर द अदर थिंग्स। सो these things are not suitable in the mountains।
But another point for mountains, which is a positive point, that if the mountains are green, lush green, so their air is very cool and very refreshing. Scenic beauty attract the peoples. So people who are living in plains or the plateaus, they can easily go over there for their refreshment or uh, for their leisure time they can spend over there. यानी जो लोग मैदानों में और सतह मुर्तफ़ा पर रहते हैं वो लोग पहाड़ों की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, इनकी वादियों में सैर कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी सेहत भी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाती है. And tourism can give the mountains huge back, and mountainous areas can earn money from them. यानी यहाँ के लोगों का एक पेशा टूरिज़म से ज़रूर रिलेटेड हो सकता है. इफ़ द टूरिज़म कैन फ्लरिश ओवर देयर, यहाँ पर अगर टूरिज़म को जो है वो सपोर्ट किया जाए तो फिर माउंटेनियस एरिया में लोग सैर के लिए आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल कम्युनिटी को इससे जो है एडवांटेजेस मिलते हैं. देन वी हैव प्लेटोज. प्लेटो हैव द मिडी पोजीशन. दे आर लेस हाई देन माउंटेन्स बट हायर देन प्लेन्स. यानी पहाड़ों से ये कम बुलंद होते हैं और मैदानों से ये बुलंद होते हैं, तो इनकी मिडी पोजीशन है. और अगर हम बात की जाए एडवांटेजेस की, तो दे हैव मोर एडवांटेजेस देन माउंटेन्स. तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदे नज़र आते हैं, बट दे हैव लेस एडवांटेजेस एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स. तो यहाँ पर हमें जो एग्रीकल्चर है, इफ़ द लैंड इज़ नॉट ड्राई, यहाँ पर अगर ज़मीन खुश्क नहीं है तो ज़राअत मुमकिन है इन एरिया प्लेटोज़ में. और यहाँ पर लोग छोटे छोटे पैचेस में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. अगर लैंड ड्राई है तो फिर यहाँ पर ज़राअत मुमकिन नहीं, तो फिर ज़राअत से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दे कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन दिस एरिया. सो दे हैव अ ह्यूज चांस ऑफ मिनरल्स ओवर देयर. यानी प्लेटोज़ में हमें अक्सर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये चांस होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाएंगे. तो पाकिस्तान में भी आप देखें थोड़ा माइन ये प्लेटो एरिया में आता है और यहाँ पर नमक की कान है और नमक और कोयले के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़खायर हमें मिलते हैं. सो द प्लेटो रीजन कैन बी रिच इन द फॉर्म ऑफ मिनरल. Then we have deserts. Deserts are very dry places on the earth, and here we have nomadic life. The people live over here have nomadic life. Nomadic life means they just stay near the water and they have some cattle with them and they can rear them, and then they move to another place. जब वहाँ पानी ख़त्म होता है तो नोमैडिक लाइफ ऐसी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं. जहाँ पर उन्हें पानी मिलता है वहाँ पर ये लोग स्टे कर लेते हैं. बट दीज एरियाज़ आर नॉट डेवलप्ड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड. यानी फ़िज़िकल फीचर्स को पढ़ते हुए हमें अभी तक ये पता चलता है कि माउंटेन्स समहाउ दे आर गुड, प्लेटोस कुछ उससे बेहतर हैं, लेकिन सहरा में बिल्कुल भी जो है लाइफ वो पॉसिबल नहीं है. और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी की शदीद कमी होती है. लोगों का पेशा सिर्फ जानवरों को पालना है या उनकी ख़रीदो फरोख्त करना है. तो एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पॉपुलेशन भी कम मिलती है. सो दीज फिज़िकल फैक्टर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट. इसके बाद हम देखते हैं प्लेन एरियाज़ के बारे में. we already know that the 1/3 population of the world is living on the plain areas. Plain areas are mostly due to the formed due to the रिवर वैलीज़, यानी दरियाओं की वादियों
की वजह से ये प्लेन एरियाज़ जो बने हैं इंतहाई ज़रख़ेज़ हैं, और ज़रख़ेज़ी की वजह से यहाँ पर दुनिया की 1 तिहाई से ज़्यादा आबादी आबाद है। सो दरिया यहाँ से गुज़रते हैं, सो वाटर सप्लाई इज़ वेरी इजी, सॉइल इज़ फर्टाइल, सो पीपल यूजुअली डू द एग्रीकल्चर यहाँ की सबसे बड़ी एक्टिविटी है। देन दे हैव ऑल्सो द प्रोफेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये हर किस्म की क्रॉप उगाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, इंडस्ट्री मौजूद है। दे कैन पुट द मशीनरी ओवर देयर, प्लेन एरियाज़ में मशीनरी को पुट करना बहुत आसान है, इसलिए मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान है। सो दीज पीपल हैव हु आर लिविंग इन प्लेन एरियाज़ हैव न्यूमरस एक्टिविटीज़, यानी सर्विसेज भी यहाँ पर आपको मिलती हैं, सर्विसेज भी बेतहाशा मिलती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और सो मैनी फॉर्म्स और थिंग्स। इंडस्ट्री भी मिलती है, एग्रीकल्चर भी मिलता है, ट्रेड भी यहाँ पर मिलती है। एंड देन वी हैव द वेरी वास्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। सड़कें क्योंकि बिल्कुल साफ़ मिलती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को ले जाना आसान होता है, इस वजह से यहाँ पर लोग आसानी से अपनी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो इसकी वजह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ लोगों की बढ़ जाती हैं, ट्रेडिंग से लेके कमर्शियल में वो चले जाते हैं। सो दीज प्लेन एरियाज़ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट। Then we have oceans. The oceans have a great influence on human life. If we can say this is very important that is not neglectable, because they act as barrier and carries the commerce and serve as regulators of temperature and also resource of rain. यानी कि ओशंस जो हैं वो हमें ताज़ा हवा देते हैं, यानी यहाँ पर ओशंस के करीब जो हैं दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहर मौजूद हैं, जैसे कराची देख लें, बॉम्बे देख लें, दुबई आप देखें, वो भी बिल्कुल ओशंस पे आपको नज़र आता है, क्योंकि ओशंस के करीब हमें बहुत मॉडरेट किस्म का टेम्परेचर मिलता है विच इज़ सूटेबल फॉर लाइफ। सो पीपल कैन ईज़िली लिव ओवर देयर, climate is very suitable, and oceans are also the source of rain in these areas. Food and minerals are available. Fish is a very good or very rich food of ocean which we get from the oceans. Fish can provide high protein levels, so the developed countries usually use fish in their diet, and they have a very lavish life standard, so they use the fish. So ये हमें ओशन से ही मिलती है फिश. So they also have minerals, यानी ओशन से हमें if we go deep down into the oceans, we will have the oils, mineral oil and other minerals also there. यहाँ पर हमें मिनरल ऑयल, गैस और दूसरे मिनरल्स भी मिलते हैं. विल गो डाउन द ओशन की डेप्थ में अगर हम जाएं तो ओशंस आर द रिच सोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के लिए हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है. सो यहाँ पर लोग ऑक्यूपेशन डिफरेंट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं. फ़िशिंग कर सकते हैं, मिनरल्स के साथ कर सकते हैं, यानी वो जो तमाम चीज़ें हमने पिछले चार जगहों पर पढ़ी हैं वो हमें ओशंस में इकट्ठी मिल जाती हैं. यानी फॉरेस्ट से जो लकड़ी लेते हैं, लम्बरिंग करते हैं, उससे वो अपनी बोट्स बना के फ़िशिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं. सर्विसेज आर आल्सो देयर. यहाँ पर लोग सर्विसेज को भी अपनाते हैं. और इसके अलावा जो नेचुरल सोर्स हमें यहाँ पे मिलता है पानी और हवा से जो एनर्जी सोर्स है उसका वो इंक्रीज़ की जाती है. हवा से हमें पता है कि विंड सर्कुलेशन से हम बिजली बना सकते हैं. सो ओशंस आर आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन, यानी यहाँ पर रिजर्वायर्स लगाए जाते हैं जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है.
और ये वो वाला वक्त दूर नहीं है कि जब हम टुडे द कॉस्ट ऑफ tide and waves, the power of tide and wave is very high in these days, but in coming years it will be the part of the human life. यानी कि हमें ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि समंदर की लहरों से और उसके मदो जज़र से भी बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है, क्योंकि आज इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ आने वाले सालों में इसकी कीमत खुद ब खुद कम हो जाएगी और फिर इंसान इससे भी फ़ायदा उठाएगा. सो ओशंस आर वेरी great source of human life and the very important feature of physical environment. Then we have the river. River is the lifeline, as you people know. It supplies the water for man and for the agriculture and for the other purpose. So wherever the river passes, we see that there is the huge population, dense population, and people have so many activities due to the river, and economic progress of a different river is based on the rivers. So Pakistan also have the very main river where that is the सोल ऑफ पाकिस्तान है, रिवर इंडस. यानी कि पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो रिवर इंडस पाकिस्तान की इसको जान कहा जा सकता है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में से गुजरता है और लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को ये रोज़गार देता है. ये रिवर भी बिल्कुल इसी तरह से ही रोज़गार फ्राहम करता है. ट्रेड, फिशिंग और पानी की फ्राहमी, एग्रीकल्चर, फर्टाइल सॉइल, ये सारी चीज़ें हमें दरियाओं से मिलती हैं. देन वी हैव द सॉइल्स. सॉलिड्स लिखा हुआ है बट दैट इज़ सॉइल्स. सॉइल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट environmental factor because agriculture cannot be done if the soil is not fertile. So the type of soil is also determined by the climate. अगर किसी जगह पर बारिश होती रहे तो ये भी क्लाइमेट ही डिटर्मिन करता है कि वहाँ की सॉइल भी ज़रख़ीज़ हो जाती है. अगर सॉइल वहाँ पर रग्ड हो, पथरीली हो, तो वहाँ पर कोई भी जो एक्टिविटी है ज़राअत की वो नहीं हो सकती. सो सॉइल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिज़िकल फैक्टर. देन वी हैव द एनिमल्स. इफ़ वी हैव अ physical environment and we also have that type of animals over there, the trees and the animals, these both are called flora and fauna. यानी कि इनको फ्लोरा और फाना कहा जाता है. यानी जैसा क्लाइमेट मिलता है हमें वैसा ही वहाँ पर हमें सॉइल मिलती है और वैसे ही हमें वहाँ पर जानवर मिलते हैं. तो हम इफ़ यू लुक अपॉन द मैप ऑफ द वर्ल्ड वी विल सी सम एनिमल्स आर जस्ट फाउंड इन द पोलर एरिया. ये पोलर बियर है वो हमें पोलर एरिया में नज़र आएगा. रेंडर हमें सिर्फ ठंडे इलाके में ही नज़र आएगा. यॉक भी ठंडे इलाके में नज़र आएगा. और पहाड़ों पर रहने वाली जो बकरी है वो बिल्कुल और तरह की होती है, और जो मैदानी इलाकों में रहने वाली बकरी है वो आपको में और तरह की नज़र आती है. सो दीज एनिमल्स एंड द फाना इसे कहा जाता है. दीज एनिमल्स आर मेनली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट. यानी ये हमें आबो हवा से ही वैसे वहाँ के जानवर मिलते हैं जिससे भी जो मज़ीद माहौल के ऊपर असर डालते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड द physical factors, but remaining factors will be discussed in the next lecture. So prepare this question meanwhile, then we will discuss the next point. So take care students, अपना आप ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाकी पॉइंट्स रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. अल्लाह हाफिज़.